हमने कल चैप्टर नंबर 4 देखा था, राइट। आई होप आप में से जो स्टूडेंट्स इस वीडियो सेशन को देख रहे हैं, इसके पहले आपने शायद उस चीज़ को रिवाइज कर लिया होगा, शायद नहीं किया तो पहले कर लो एंड उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। लाइव बैच वालों ध्यान देना, सामने एक एक करके हम चीज़ों को देखेंगे। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। हेलो, हाँ, चलो। सो स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यूज को, फटाफट सॉल्व करेंगे। ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो हमने डिटेल में नहीं देखे बट उनके ऊपर एमसीक्यू पूछा गया है यहाँ पे मॉड्यूल में, उनको हम यहाँ पे देख लेंगे कि वो क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, चलो फटाफट ए बी सी या डी आप आंसर बताओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अनुराग। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हो आपको आंसर देना है, उसी स्पीड से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। नंबर 1, फिस्कल पॉलिसी रिलेट्स टू ए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बी गवर्नमेंट रेवेन्यू, सी बोथ ए एंड बी एंड डी मनी एंड क्रेडिट। बताओ, कल ही देखा था हमने इसको, राइट। मैंने आपको बताया था कि यार जो फिस्कल पॉलिसी होता है ये पब्लिक एक्सपेंडिचर के रिलेटेड होता है, मतलब टैक्स से कितना पैसा आया, दैट इज योर रेवेन्यू, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये क्या हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट रेवेन्यू, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। यूजुअली ऑड मैन आउट वगैरह जैसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं बट आ सकते हैं, मॉड्यूल में तो दिया हुआ है। ठीक है, चलो फाइंड द ऑड वन आउट। ए एग्रीकल्चरल पॉलिसी, बी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड डी मॉनेटरी पॉलिसी। याद करो, याद आ जाएगा क्या करना है। डी आंसर आता है कैसे, अगर आप देखोगे जो इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिवाइड किया गया था, हमने इसका चार्ट देखा था पूरा। यहां पे 2 मैक्रो लेवल पे थे और उसके अलावा देयर वर 3 एट माइक्रो लेवल, यानी कि सेक्टोरल। ये फिस्कल था, ये मॉनेटरी था, ये एग्रीकल्चरल था, इंडस्ट्रियल था, फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी था। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना। यानी कि ये सेक्टोरल वाले थे नीचे वाले, और ये 1 2 3 सेक्टोरल है, बट ये क्या है, ये आपका मैक्रो लेवल मैनेजमेंट वाला है, इसलिए वो ऑड मैन आउट है। आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड अप टू फर्स्ट 3-4 डिकेड्स द इकोनॉमिक सिस्टम प्रिवेलेंट इन इंडिया मे बी रिगार्डेड एज ए कैपिटलिस्टिक, बी सोशलिस्टिक, सी मिक्स्ड या डी कॉलोनियल। बोलो, पढ़ा ना कल अपन ने 1990s का पीरियड और 1950s का पीरियड, तो इंडिपेंडेंस के बाद की 3 से 4 डिकेड यानी कि 30 से 40 साल, दैट इज 1990s के पहले तक दोनों जगह था तो मिक्स्ड ही ना। आगे जाके शायद थोड़ा कैपिटलिस्टिक हो गया ज्यादा, बट यहां पे तो पूरी तरीके से मिक्स्ड था। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी और पॉलिसीज परटेन टू मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट। मैक्रो में कौन से है, फिस्कल था, मॉनेटरी था, तो ए एंड सी आंसर आ सकता है कि यहाँ पे यस, फिस्कल भी था, मॉनेटरी भी था, फिजिकल पॉलिसी जैसा कुछ नहीं था। ठीक है, चीज क्लियर बेटा, हाँ या ना। चलो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग 2 कॉलमनर इंटरप्रिटेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड चूज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द आंसर्स। ठीक है, नंबर 5 पे है अपन। देखो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यहां दिया हुआ है, इसको मैच करना है इसके साथ। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना। अब देखना यहाँ पे फॉरेन ट्रेड है, मिटिगेशन ऑफ द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर है, या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फिर डी रेगुलेशन भी है। मुझे बताओ क्या आएगा। कहना है इसे 2 का ए आ सकता है, 3 का बी आ सकता है और लिबरलाइजेशन का डी रेगुलेशन आ सकता है। देखो जरा चेक करो ये कहां आ रहा है। 1 का सी है यहाँ पे, 2 का ए है और 3 का बी है। बी प्लस डी भी बोला हुआ है। कौन सा, 3 का, मतलब ग्लोबलाइजेशन में उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बोला कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी आ सकता है ये। ठीक है, सही है, समझ सकते हैं, इतना तो पक्का श्योर है। ये ऐड किया हुआ है तो आप भी ऐड कर सकते हो। किनको वो नहीं सोचाऊंगा तो भी चलेगा, फटाफट देख लो, 1 मिनट देता हूं, गो फॉर इट फास्ट। हो गया क्या लाइव बैच वालों, कुछ आंसर नहीं दिया तुमने इस चीज का, नहीं समझा क्या क्वेश्चन। सर एक और बार, सर नहीं समझा, बताता हूं, मार्किंग कर लो पहले।
अपने अपने बुक्स में मार्किंग कर लो, समझाता हूँ। चलो ध्यान देना सामने, जिनको नहीं समझा सबको समझा रहा हूं, ध्यान देना। रिकॉर्डेड बैच वालों ध्यान देना। देखो लिबरलाइजेशन मतलब क्या था, रेगुलेशंस कम कर देना, लिबरल कर देना, लाइसेंसिंग कम कर देना, बाकी के सब बहुत सारे जो ये होता है कि यार री लाइसेंस निकालने के लिए करना है, क्वालिटी टेस्टिंग करना है, जितने रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उनको कम कर देना बेसिकली। तो डीरेगुलेशन, तो एक इसके लिए डीरेगुलेशन आया है। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या करना, मिटिगेशन ऑफ द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, मतलब पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट है इनका रोल चेंज करना। ये बिजनेस संभालेंगे नहीं, ये सिर्फ टैक्स वसूलेंगे। अभी बिजनेस ये लोग दे रहे हैं, सेल कर दे रहे, प्राइवेट ऑफ कर दे रहे हैं, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन में फॉरेन ट्रेड, जितना ग्लोबल हम जाएंगे उतना हम फॉरेन ट्रेड कर पाएंगे। और ग्लोबल ट्रेड अगर होता है तो फॉरेन के लोगों को हम इंडिया में और इंडिया के लोग फॉरेन में जाके पैसा डाल सकते हैं, दोनों भी एक दूसरे जगह पे, तो वो भी आ गया। इसके लिए डी इज योर राइट आंसर। जिनका हो गया है क्वेश्चन नंबर 6 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखना है, करेक्ट इनकरेक्ट की बात हो रही है यहां पे। फटाफट से इस चीज को देख लो, 2 मिनट देता हूं, मेरे को बताओ क्या लग रहा है आपको, कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा इनकरेक्ट होगा, क्या होगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेन टू द मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। दीज स्टेटमेंट्स आर ईदर करेक्ट और दे आर इनकरेक्ट। पिक अप द आंसर ऑप्शन दैट गेट्स इट ऑल राइट। यू हैव 2 मिनट्स। तरुण समझ गया अभी? रितिका है सेइंग डी आएगा आंसर, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लो, मेरे ख्याल से गलत है। तरुण बोल रहा है बी आएगा आंसर। अनुराग क्या लगता है? यस लाइव बच वालों बताओ फटाफट। तरुण देख, बी मतलब क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट है, पहला वाला इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है, फोर्थ इनकरेक्ट है। आओ देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑपरेट ओनली ऑन द डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमी। क्या ये सही है? मैक्रो, मैक्रो की जब मैं बात करता हूं, मैक्रो इकोनॉमिक अभी देखो इकोनॉमिक्स के इसमें से दिया गया है वैसे देखा जाए तो, बट अगर हम इसको अपने से रिलेट करना चाहे तो जो फिस्कल साइड है, फिस्कल जो हमारा है पब्लिक एक्सपेंडिचर वाला, और मॉनिटरी है, देखो पैसा भी वहीं फ्लो करेगा जहां तुमको डिमांड रहेगी। और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वहां पे भी जहां डिमांड है, जैसे कोविड के टाइम पे हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, यहाँ डिमांड है, तो यहाँ पे ही ये होगा। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो ये वाला इनकरेक्ट है क्या या करेक्ट है? बोलो। इनकरेक्ट है, जरूरी नहीं है ना, जहां पे सप्लाई ज्यादा है
वो साइड को भी डिमांड हो, मतलब जहां पे सप्लाई ज्यादा है डिमांड नहीं है, वो साइड को भी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज में। फॉर एग्जांपल बताता हूं, जैसे अभी अगर करेंसी फ्लो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा करेंसी फ्लो हो रहा है, तो इस केस में मुझे बताओ, आपका जो ये है जो पॉलिसीज बनाओगे आप, फिस्कल पॉलिसी बनाओगे, मॉनेटरी पॉलिसी बनाओगे, अगर मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे हो तो पैसे फ्लो पे ही ये पॉलिसी बनने वाली है, और पैसा अगर सप्लाई बहुत अवेलेबल है, उसका डिमांड भले ही कम है, तो भी आपकी पॉलिसी चेंज हो जाएगी। अच्छा, और एक एग्जांपल लेते, कोविड का एग्जांपल ले लो। मुझे बताओ, हॉस्पिटलाइजेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज का, ऑक्सीजन का, इन सब चीजों का आज बहुत जरूरत पड़ रहा है। कोविड वापस खत्म हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, समझो 2-3 साल तक सब नॉर्मल चल रहा है, उस टाइम पे तो नॉर्मल सप्लाई होने वाला है। क्या उस टाइम पे आपने पब्लिक एक्सपेंडिचर का बहुत ज्यादा पार्ट उसमें डालने की जरूरत है? क्या नहीं है, सप्लाई कम है ना, समझ रहे हो? और अगर सप्लाई बढ़ जाता है तो शायद उस हिसाब से वो छोटे रेट पे कम पैसा डाल के कर लेंगे, तो ये चीज हो सकती है। देयरफॉर दिस इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, द इंपैक्ट ट्रांसमिशन ऑफ द पॉलिसीज ऑकर थ्रू इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। याद आ रहा है क्या? कल एक रेलगाड़ी देखी थी अपन ने, पॉलिसी कंटेक्स्ट, दूसरा क्या था पॉलिसी कंटेंट, तीसरा क्या था इंस्टीट्यूशंस, फोर्थ क्या था इंस्ट्रूमेंट, और फिफ्थ क्या था मार्केट एंड मार्केट मैकेनिज्म। तो जो ट्रांसमिशन हो रहा है ये इंस्टीट्यूशंस और पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट कौन से चीजों के थ्रू हो रहा है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट, पॉलिसी फॉर्मुलेशन डज नॉट इन्वॉल्व डिस्कशन विद द स्टेक होल्डर्स। नहीं ना यार, ये तो डिस्कशन तो करना पड़ेगा, ये तो इनकरेक्ट है। डिस्कशन क्यों करना पड़ेगा? पता तो चले जिन लोगों को इससे फर्क पड़ने वाले, जो स्टेक होल्डर्स है, जिनको हमारे पॉलिसी से, हमारे पॉलिसी के डिसीजन से फर्क पड़ेगा, उसको तो पूछना पड़ेगा ना कि यार उसको क्या लग रहा है, किस तरीके से लग रहा है, अकॉर्डिंगली यहाँ पे चीज की जाएंगी। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? सो इज इट करेक्ट और इज इट इनकरेक्ट? इन्वॉल्व तो करना पड़ेगा, यहाँ पे बोले इन्वॉल्व नहीं करना है तो गलत है। द इंपैक्ट ऑफ सेक्टोरल पॉलिसीज ऑन द इकोनॉमी इज ऑन द इकोनॉमी एज अ होल। नहीं ना, जो सेक्टर के लिए पॉलिसी बनी है वो सेक्टर के लिए होगा ना। एग्रीकल्चर के लिए बना, एग्रीकल्चर को ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी एज अ होल को तो बैलेंस किया जा सकता है। एग्रीकल्चर में पैसा बहुत दे दिया, पॉलिसी बना दी वैसी, और हेल्थ केयर में कम दे दिया, तो मर्ज ऑफ हो जाएगा ना, ये नेट ऑफ हो जाएगा जब अपन पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे, तो जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। एंड देयरफॉर दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। सो आई गेस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ओवर हियर। एक बार चेक कर लो, ध्यान से रीड कर लो, जिनके पास बुक नहीं है ध्यान से देख लो। शायद आपके पास ओल्ड मॉड्यूल या मेरे ओल्ड नोट्स होंगे, तो आप लोगों ने पहले ध्यान से देखना है। लाइव है, चलो जिनका हो गया बताओ हो गया है, आगे बढ़ेंगे फिर। अरे डंडन क्या, रीड करो प्रॉपरली, कंप्लीट करना है उसको, छोड़ना नहीं है। फिर से एक बार क्लास खत्म होगा तो रीड नहीं करना है उसको। सर प्लीज एक्सप्लेन फोर्थ पॉइंट। ओके, सी बेटा, सेक्टोरल पॉलिसीज जो हमने बनाई थी, हमने देखी थी कौन सा सेक्टोरल पॉलिसीज देखे थे? एग्रीकल्चरल देखा था, इंडस्ट्रियल देखा था, फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी देखा था। अब ये जो सेक्टर के लिए बनेगा उसी सेक्टर को अफेक्ट पड़ने वाला है। अगर हमने रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी बना दी तो ये एक सेक्टर को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो उस सेक्टर को ही फर्क पड़ेगा ना, बाकियों को फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर इकोनॉमी एज अ होल की बात की जाए तो इसको नेट ऑफ किया जा सकता है दूसरे सेक्टर में एक प्रॉपर पॉलिसी इंप्लीमेंट करके। समझ रहे हो बात को? हाँ है ना, ठीक है। आई थिंक विश्वजीत योर डाउट इज क्लियर नाउ। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। फटाफट से देखो, बताओ क्या आएगा आंसर। ओवर टू यू, जल्दी 1 मिनट ही लो, 1 मिनट में बताओ, फटाफट रीड करो। देखो 7th वाला रीड करता हूं आपके लिए। द फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन वेयर गवर्नमेंट कीप्स होल्ड ऑफ एवरीथिंग that is possible or keeps hold of responsibility in private enterprise handles the management of it fully or partly is known as। याद करो, एग्जांपल देखा हुआ है इसका अपन ने। यस, 7th का सी आएगा, डेलीगेशन आएगा। जी हाँ, बिल्कुल राइट है। डेलीगेशन देखो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनरशिप अपने पास रख रहे हैं, ये बस क्या कर रहा है, ये मैनेज करके दे रहा है। तो अगर फाइनेंस नहीं जम रहा है, फाइनेंस आउटसोर्स कर दो, या कोई टीम को बुला लो, उनके साथ टाई अप कर लो, वो आके देख लेंगे। डेलीगेट किया हमने काम, किससे? काम करवा के ले लिया, जिम्मेदारी मेरी, सब कुछ मेरा है, ओनरशिप भी मेरा है। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू फैसिलिटेटिव और डेवलपमेंट पॉलिसीज।
नंबर 8 की बात कर रहे अपन, नॉट एट्रीब्यूटेबल, लिफ्टिंग ऑफ कर्ब्स ऑन बिजनेस, मतलब बिजनेस से हमने कर्ब्स मतलब रेस्ट्रिक्शंस निकाल दिए। जिनको कर्व्स नहीं समझता है रेस्ट्रिक्शंस लिख देना, रेस्ट्रिक्शंस निकाल दिए, मतलब क्या कर दिया हमने, रेस्ट्रिक्शंस डाले नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस निकाले हैं। अगर हम रेस्ट्रिक्शन निकालते हैं तो मतलब उसको हम फैसिलिटेटिव कर रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब अगर यहाँ पे भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। क्रिएशन ऑफ कंड्यूसिव कंडीशंस, मतलब वो कंडीशंस जो उनको हेल्प करती है ग्रो करने के लिए, वैसी वाली कंडीशंस। तो मेरे ख्याल से इंपोजिशन ऑफ क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल, अब ये क्या होगा, ये एक रिस्ट्रिक्शन डाल दिया हमने, ये आंसर आ जाएगा इसका। सभी आरबीआई एंड आईआरडीए आर रेगुलेटरी पॉलिसी इंस्टीट्यूशन, सैटेलाइट इंस्टीट्यूशंस, गोल सेटिंग बॉडीज। हमने नेक्स्ट चैप्टर में देखा हुआ है, चैप्टर 5 के रेफरेंस में ये आ गया है, यहाँ पे भी इस चैप्टर में भी इसको हमने पढ़ा था, राइट। नंबर 9 का है रेगुलेटरी, एक बार देख लो जिनको देखना है, कोई डाउट है तो पूछ लो, फटाफट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 पे। डन, चलो 10 और 11 को देख लो एक बार, फटाफट बताओ आंसर क्या आता है। चलो बोलो, 10th के केस में क्या आएगा, नंबर 10, ब्लैक रॉक इन्वेस्टेड 30 मिलियन यूएस डॉलर्स एज अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इन इंडियन स्टॉक मार्केट, दिस मे बी अ केस ऑफ। नंबर 10 की बात करें, एफडीआई तो इंडिविजुअल होता है तो ये नहीं हो सकता, एफआईआई शायद हो सकता है, सब लोगों ने मिलकर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर मतलब लोगों ने मिलकर बनाया है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, एनआरआई मतलब अगेन सिंगल इंसान करता है, तो एफआईआई इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है बी, ठीक है। 11 पे जाते हैं, एफडीआई इन सेक्टर्स और एक्टिविटीज विच डू नॉट रिक्वायर एनी प्रायर अप्रूवल ईदर ऑफ द गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आइडेंटिफाइड एज ए ग्रीन चैनल, बी प्रायोरिटी रूट, सी नॉन कॉमर्शियल रूट एंड डी ऑटोमेटिक रूट। एक है ऑटोमेटिक रूट, दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है गवर्नमेंट रूट। ऐसे दो रूट है, गवर्नमेंट में गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है, ठीक है। देखो कितने इजी से आप आंसर कर पा रहे हो। चलो 12, 13, 14 देख लो, 2 मिनट देता हूं, लाइव बैच वाले आंसर बताएंगे। बोलो क्या आएगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूं, दी मेथड ऑफ एफडीआई अदर देन ऑटोमेटिक रूट इज कॉल्ड एज, 12 का आंसर बी गवर्नमेंट रूट। FIPB स्टैंड्स फॉर, ये हमने नहीं देखा है, इसको मार्क करके रखो। एक बोर्ड है फॉरेन प्रमोशन के लिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्रमोशन के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। मतलब ये क्या करता है, जितना ज्यादा एफडीआई ला सके और एफडीआई के रूल्स रेगुलेशंस ये आगे बताता है लोगों को बाहर। आइडेंटिफाई द सेक्टर वेयर एफडीआई इज नॉट प्रमोटेड, ऑटोमोबाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल, ऑटोमिक एनर्जी। सिंपल है, ऑटोमिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 15, सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू इंपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मतलब ये ग्लोबलाइजेशन हो गया, एक कंट्री के बाहर की बात है। सेल ऑफ 50% ऑफ स्टेक इन अ पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी इन अ सिंगल प्राइवेट सेक्टर इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टेक, या फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन या डिसइन्वेस्टमेंट टू फॉर्म अ जॉइंट वेंचर। डिसइन्वेस्टमेंट ही क्या हुआ, अपना इन्वेस्टमेंट निकाल दिया है, और जॉइंट वेंचर क्यों, क्योंकि 50-50% शेयर किया जा रहा है, राइट।
नंबर 17, एफडीआई इज अलाउड इन अदर देन ट्री प्लांटेशन, बाकी सब बैन थे तो ट्री प्लांटेशन अलाउड है, राइट, टी प्लांटेशन सॉरी। नेक्स्ट, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलोड क्वेश्चन नंबर 18, सोशलिस्टिक पाथ, कॉमनवेल्थ मॉडल, मिक्स्ड इकोनॉमिक एंड कैपिटलिस्टिक। मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट। अरे समझा क्या यहां तक? ओ लाइव बैच वालो, यस क्लियर है। नेक्स्ट, Hyundai India Limited came to India through FDI route. It followed the path of, अब जब तक आप Hyundai की स्टडी नहीं करोगे एक्चुअल में तब तक ये समझेगा नहीं, बट हमको अंदाजा लगाना है यहाँ पे कि ये इंडिया में FDI रूट से अगर आया तो उसने क्या किया है। अगर मैं 19th की बात देखूं तो उसने क्या किया, आपको अगर पता होगा, जैसे मैंने आपके साथ बात की थी स्टार्टिंग में, आपको जब इंट्रोडक्शन दिया तो मैंने बताया था कि अगर किसको इंडिया में कार वगैरह सेल करनी है तो उनको इंडिया में कोई कंपनी के साथ 100% सब्सिडरी बनना है, यहाँ पे टाई अप करना है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर नहीं, कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी को उठाया नहीं इसने, ज्वाइंट वेंचर भी नहीं किया, गवर्नमेंट सेक्टर के बिजनेस को भी नहीं उठाया, इसने क्या किया 100% सब्सिडी, वही एक ऑप्शन बचता है, राइट, इसको मार्क करके रखना। नंबर 20, गवर्नमेंट पॉलिसीज आर ऑफ 4 टाइप्स, ये तो पता है आपको, रिस्ट्रिक्टिव है, रेगुलेटिव है, प्रोटेक्टिव है, फैसिलिटेटिव है, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो 21 पे आ जाते हैं। ब्रिक्स इज एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग, ये कहीं नहीं था चैप्टर में, एक हाथ जगह रेफरेंस दिया होगा, बट आपको आइडिया आ सकती है, आपने ये स्कूल में पढ़ा हुआ है। क्या क्या आता है 21 में, देखो ब्राजील आता है, रशिया आता है, इंडिया आता है, चाइना आता है, और ये लास्ट वाला एस जो है ये साउथ अफ्रीका के लिए है। ये 5 कंट्रीज ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है अपने अपने आप को डेवलप करने के लिए, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन रिफर्स टू, क्या मतलब है, ट्रांसफरिंग गवर्नमेंट ओनरशिप टू प्राइवेट हैंड्स, जी हाँ करेक्ट। डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जी हाँ, वहां से निकाल के प्राइवेट को जाता है। ओपनिंग दोज एरियाज फॉर प्राइवेट सेक्टर विच वर रिजर्व्ड फॉर गवर्नमेंट, वहां से भी निकाल दिया, मतलब तीनों भी चीजें, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 23, एफडीआई इज मेड विद एन इंटेंशन टू एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर एन एंटरप्राइज, नॉट नेसेसरी ना, हमने पैसा डाला फॉरेन में से लाके इंडिया में पैसा आ गया, उनको उनके प्रॉफिट से मतलब है देखा जाए तो, राइट। एफडीआई इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफडीआई इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन नंबर 23 पे अपन, शायद ये करेक्ट है आंसर। देखो एफडीआई इज अ लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट, यस। शॉर्ट टर्म क्या है, एफआईआई है, एफआईआई में क्या होता था, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिया, लॉस हो रहा तो निकालो पैसा दूसरी जगह डालो। एफडीआई हेल्प्स इन अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, पैसा आएगा तो टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, तो गलत क्या है, ये गलत है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं है ये। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, एफआईआई है। 24, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एफआईआई इज मोर प्रेफरेबल, नहीं नहीं, अगर सस्टेन करना है तो एफडीआई इज मोर प्रेफरेबल, बिकॉज वो पैसा निकाल नहीं देते इमीडिएटली, एफआईआई में तो एक्सपर्ट्स बैठे वो पैसा निकाल देंगे। नेक्स्ट बी, एफडीआई हैज स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेटिव इफेक्ट इन इक्विटी मार्केट, सही है क्या, बोलो जरा, एफडीआई हैज स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेटिव इफेक्ट इन इक्विटी मार्केट, नहीं, इतना नहीं है, तो गलत दिया हुआ है ये भी। इन इंडिया परमिशन फॉर एफडीआई इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल सेक्टर्स, ये तो सही है। नेक्स्ट क्या है, एफडीआई इज यूजुअली डन टू रीप शॉर्ट टर्म गेन्स, नहीं, एफआईआई शॉर्ट टर्म गेन्स, समझ रहे हो। तो ये जो है ये वाला एफडीआई इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल सेक्टर्स, कहीं 100% है, कहीं 0% अलाउड है, कहीं 25% था, कहीं 49% था, और कहीं 51% था। याद है क्या अपन ने देखा था। नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसर्न ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, नंबर ए इंटरेस्ट रेट, नंबर बी क्वांटिटी ऑफ मनी एंड क्रेडिट, दोनों भी है। नंबर 3 डिस्पोजेबल इनकम विद द हाउस होल्ड, नहीं ना, ये तो कैसे, ये इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। डिस्पोजेबल इनकम मतलब, डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या, वो इनकम जिससे आप खर्चा कर सकते हो, जो आपके हाथों में बचा हुआ है आपके घर के खर्चे के लिए, इससे क्या फर्क पड़ेगा मॉनेटरी पॉलिसी में। फर्क किससे पड़ेगा, तुम्हारे पास पैसा कितना है, मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा कितना है, पैसे का रूल कैसे हो सकता है, करेंसी कितनी है, रेट क्या चल रहा है इंटरेस्ट का, ये सब चीजें। नंबर 26, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। नंबर 26 की बात करते हैं, करेक्ट आंसर मैच दी फॉलोइंग है, ट्राई करो।
क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 26 की अगर मैं बात करूं, टैक्स रेट, जितना कम से कम टैक्स रहेगा उतना अच्छा है, ठीक है। दूसरा क्या है? जीडीपी, जीडीपी जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। इन्फ्लेशन, मॉडरेटली हाइयर दी बेटर, मतलब बढ़ना भी चाहिए पर धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, ऐसा ही कुछ होगा। देखो जरा चेक करो क्या आता है आंसर। मुझे ये लग रहा है शायद मैं गलत रहूंगा। ए का है 3 डाला है मैंने, बी का 1 डाला है और सी का मैंने 2 डाला हुआ है। चेक करो, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ए है शायद। यस, डन। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंप्लाइड बाय लिबरलाइजेशन, ऐसी क्या चीज है जो लिबरलाइजेशन की वजह से नहीं हुई है? राइट, क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहे हैं हम। नंबर 1, डी कंट्रोल, डी कंट्रोल हुआ है, कंट्रोल थोड़ा सा निकल गया है वहां से हाथ में, राइट, बराबर है। नेक्स्ट डी रेगुलेशन, यस, थोड़े से रूल्स रेगुलेशंस कम कर दिए गए हैं, लिबरल कर दिया गया है, हल्का कर दिया गया है। जनरल ब्रॉडनिंग ऑफ फ्रीडम, नो डाउट है। डिसइन्वेस्टमेंट नहीं, ये तो प्राइवेटाइजेशन की बात है, ये प्राइवेटाइजेशन में हमने देखा हुआ है, तो ये आंसर है। 28, which of the following reasons is or are correct for considering moderately low external value of domestic currency as conducive, मतलब as comfortable for domestic business? ठीक है, थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, उसको मार्क कर लेना। देखते हैं। प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्टेड गुड्स, बात की थी इसकी हमने कि एक जमाने में इंडिया में ही सिर्फ प्रोड्यूस होगा, बाहर से नहीं आ सकता है, ये रेजोल्यूशन पास किया गया था। मेकिंग द एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव, मतलब यहां से अगर हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये बहुत सारे लोग इन्वॉल्व करेंगे। ट्रैफिक जंप, टैरिफ जंपिंग, एफडीआई, जितना पैसा आना है बाहर से आने दो, सब चीजें आना बराबर। मतलब अगर मॉडरेटली लो एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी की अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक बिजनेस के लिए, तो ये सब चीज अप्लाई होती है। ऑल ऑफ द अबव मार्क करके रखो इसको, ये एक नया और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। रीजंस व्हाई लोअर इंटरेस्ट रेट में बी कंड्यूसिव फॉर बिजनेस, क्यों कम इंटरेस्ट रेट बिजनेस के लिए अच्छा हो सकता है? ए, मेक्स इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स विथ लोअर रिटर्न्स एलिजिबल, ठीक है। दूसरा, enables mobilization of savings of the household, सेविंग होगा क्या है सच? नहीं यार, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। reduces cost of capital, मतलब अगर मुझे लोन लेना है तो मेरा इंटरेस्ट रेट जो होता है उसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, मतलब कितना कॉस्ट लग रहा है मुझे कैपिटल लाने के लिए, वो कम हो जाएगा अगर मेरा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम हो जाएगा तो। और मेरे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स जो है, जो लोग मुझ में पैसा डालना चाहते हैं उनको अगर कम रिटर्न भी मिल गया तो भी वो मेरे से खुश रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी, क्वाइट लॉजिकल। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 30, which of the following is the overarching all-inclusive assumption while assessing the conduciveness of the macro variables for business? मार्क कर लो। A, corresponding conducive of political, legal and socio-cultural institutions. B, given other things constant. C, time lag. D, non कंपेंसेटरी एडजस्टमेंट न्यूट्रलाइजिंग अ पर्टिकुलर इंपैक्ट। नहीं समझाऊंगा, ध्यान देना, समझाता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओवर आर्किंग, मतलब सबसे लीडिंग, सबसे आगे, ऑल इंक्लूसिव अजम्पशन, सब कुछ मिला के जब हम एसेस करते हैं कि एक बिजनेस में क्या चीज करने से बिजनेस कंफर्टेबल होगा, तो ये तभी हम कर पाएंगे जब हमारे सब चीजें कांस्टेंट होंगी। लीव एवरीथिंग कांस्टेंट, पॉलिसीज वगैरह सब कुछ कांस्टेंट रखो, हम सिर्फ इससे देखेंगे कि यार ये कितना ओवर आर्किंग कर रहा है, बस। ठीक है, आई होप आपको सब चीजें समझने आई होगी। कुछ 2-3 क्वेश्चन जो मैंने आपको मार्क करवाया है, ये क्वेश्चन मार्क करवाया था, ये हम पहली बार देख रहे थे, ये क्वेश्चन मार्क करवाया था 2, उसके बाद आपको और एक क्वेश्चन मार्क करवाया था मैंने, ये 3, और ये लास्ट वाला 4। 30 में से ये 4 क्वेश्चन आपको एंड मोमेंट पे देख के जाने हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन शायद एग्जाम में आ भी सकते हैं, बट आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, चीज क्लियर बेटा, हाँ या ना? चैप्टर 4 का सेकंड और लास्ट सेशन में यहाँ पे एंड करता हूँ। लाइव है, चलो 2 मिनट का टाइम देना, अपन दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है।